Welcome students. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज हम देखते हैं पेपर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें हम देखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपके सिलेबस में 1 से लेकर 30, 1 से लेकर 30 तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में है, वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं सिलेबस। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ऑनर्स, उसका पेपर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस हम देख रहे हैं। सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर्स है वह है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपने सुना होगा, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में कई प्रकार के आइटम्स एक ही बिल्डिंग में अवेलेबल होते हैं, यानी एक ही छत के नीचे कॉस्मेटिक आइटम्स भी है, शूज़ भी है, रेडीमेड गारमेंट्स भी है एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स है। ऐसे तो एक ही बिल्डिंग में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, और उनकी अकाउंटिंग इसमें होती है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में। क्योंकि उसका ओनर यह चाहता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ और कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है। क्योंकि जो लॉस में जा रहा है तो ओनर चाहेगा उस डिपार्टमेंट को या तो इम्प्रूवमेंट करे या उसको बंद कर दे, और वह यह भी चाहता है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया। इसलिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और जितने डिपार्टमेंट है उतने कॉलम्स बन जाएंगे। डेबिट साइड में उतने कॉलम्स होंगे, क्रेडिट साइड में उतने कॉलम्स होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इसी प्रकार P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। आपने सुना होगा हेड ऑफिस होता है कंपनी का और उसकी कई ब्रांचेज होती है, तो वही ब्रांच अकाउंट्स इसमें हम सीखेंगे। हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल राजस्थान में, ब्रांच कहीं दूसरी जगह हो सकती है, तो हर ब्रांच का एक अकाउंट ब्रांच में खोलेंगे। तो हेड ऑफिस में तो ब्रांच का अकाउंट होगा और ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, कुछ डिपेंडेंट ब्रांच होती है, और यह है फॉरेन ब्रांचेस जो हमारे सिलेबस में भी है। फॉरेन ब्रांच मीन्स एक कंट्री में हेड ऑफिस होगा और दूसरी कंट्री में ब्रांच होगी। तो हेड ऑफिस में जो करेंसी अब चलती है, वहाँ पर जो करेंसी वहाँ अब है, उस करेंसी में हम ब्रांच का ट्रायल बैलेंस भी चेंज कर देंगे। क्योंकि ट्रायल बैलेंस, ब्रांच दूसरी कंट्री में है, तो वहाँ दूसरी करेंसी होगी, और हेड ऑफिस दूसरी कंट्री में है, वहाँ दूसरी करेंसी होगी। तो जो करेंसी हेड ऑफिस में है, चलती है, उस करेंसी में हम ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को भी हेड ऑफिस वाली करेंसी में कन्वर्ट करके फिर अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 10। हमारे सिलेबस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 30 है, तो 1 to 10 यूनिट फर्स्ट में है, 11 to 20 यूनिट सेकंड में है, एंड 21 to 30 यूनिट थर्ड में है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। हर इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, और उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वह कैलकुलेट करते हैं। इसमें सिक्योरिटीज़ होती है, डिबेंचर हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, और विथ मतलब कम इंटरेस्ट हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट हो सकता है, एक्स डिविडेंड हो सकता है, कम डिविडेंड हो सकता है। जब हम ये चैप्टर समझेंगे उससे मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लीज अकाउंटिंग। उसके बाद यूनिट सेकंड में दे रखा पैकेजेज एंड कंटेनर्स अकाउंट्स।
जहाँ पैकिंग मटेरियल यूज़ आता है, कंटेनर्स यूज़ आते हैं, तो वो है यूज़ आने के बाद एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो उन कंटेनर्स और पैकेज की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वह इसमें हम समझेंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कोई बिजनेस को परचेज करना, वह बिजनेस सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप का हो सकता है या कंपनी का हो सकता है। उस जो चलते हुए बिजनेस को कोई दूसरी कंपनी परचेज कर लेती है तो उसको बोलते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। आगे दे रखा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेशन कराना कंपलसरी है। कुछ कंपनी पहले से ही अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देती है और इनकॉर्पोरेशन बाद में होता है। तो इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या करेंगे, वह कौन सा प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या कैपिटल प्रॉफिट होगा, ये सब हम इसमें सीखेंगे। आगे दे रखा है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 में उसमें दे रखा है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 90% सब्सक्रिप्शन होना कंपलसरी है। 90% से कम सब्सक्रिप्शन होगा तो फिर इशू नहीं माना जाएगा और कंपनी पब्लिक को पैसा वापस लौटा देगी। इस केस में कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए कुछ पर्सन्स जो अंडरराइटर्स होते हैं वह कंपनी को गारंटी देते हैं कि यदि कंपनी के शेयर्स 90% से कम पब्लिक परचेज करेगी तो जितने कम परचेज कर रही है उतने वह पर्सन्स अंडरराइटर्स शेयर्स को परचेज कर लेंगे। वही इसमें है अंडरराइटिंग। इसके बदले उनको दिया जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है वॉयेज अकाउंट्स। वॉयेज मीन्स समुद्री यात्रा। जब कोई शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है यानी कोई वॉयेज समुद्री यात्रा स्टार्ट होती है तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वह हम वॉयेज अकाउंट्स, हर वॉयेज का अलग अकाउंट बनेगा, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस वॉयेज से जो प्रॉफिट होगा वह कैलकुलेट करेंगे। तो रेवेन्यू से संबंधित तो उसका रेंट होता है यानी फेयर, पैसेंजर भी जा सकते हैं, गुड्स को भी सेंड कर सकते हैं। तो वॉयेज अकाउंट में जो इनकम साइड हम लिखेंगे वह होगा फेयर और कोई अदर इनकम हो सकती है। और एक्सपेंडिचर में होगा वॉयेज से संबंधित, जैसे शिप उसका जो स्टाफ है उनकी सैलरी, एक मास्टर होता है उसमें उसकी सैलरी, ऐसे जो उससे उस वॉयेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वह पोर्ट चार्जेज होंगे, ये सब हम उसमें लिखेंगे। और फिर जो इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये जब हम अकाउंट स्टैंडर्ड सेकंड देखेंगे उससे ही समझ में आ जाएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम देखेंगे 11 to 20। उसके बाद दे रखा है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड। वैल्यू एड यानी उस टोटल कॉस्ट निकलने के बाद फिर जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ही प्रिपेयर करने होते हैं। फाइनल अकाउंट्स के लिए कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 4 दे रखी है, उसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। तो शेड्यूल 4 अमेंडमेंट हो गया। कंपनीज एक्ट 1956 के बाद न्यू कंपनीज एक्ट 2013 आया है, उसमें नई शेड्यूल आई है और उस शेड्यूल में भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड दे रखा और सेक्शन भी चेंज हो गई। तो फाइनल अकाउंट्स जो शेड्यूल में पार्ट फर्स्ट में दे रखा है वह बैलेंस शीट की फॉर्मेट दे रखी है, सेकंड में P&L अकाउंट की फॉर्मेट दे रखी है
कंपनीज एक्ट 1956 में P&L अकाउंट की फॉर्मेट नहीं थी। इस बार कंपनीज एक्ट 2013 में P&L अकाउंट की फॉर्मेट भी आई है। उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। आगे दे रखा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, जो आपका नेट यानी P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया उसका क्या यूज़ किया। तो उसके बाद हम नीचे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स यानी नेट प्रॉफिट का क्या यूज़ किया। तो डिविडेंड में यूज़ करते हैं, टैक्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सब हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स में कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इंक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वही आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे। एंड मैनेजरियल रेमुनरेशन। मैनेजरियल रेमुनरेशन मीन्स होता है कंपनी में जो मैनेजरियल पोस्ट पर है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, फुल पार्ट टाइम डायरेक्टर हो सकता है, इसी प्रकार मैनेजर्स है ना, उनकी जो सैलरी है उसका रेमुनरेशन है वह कितना हो सकता है। क्योंकि यदि सब कुछ उनके हाथ में होता है तो वह अपनी सैलरी ज़्यादा डिसाइड कर लेंगे और कंपनी के प्रॉफिट अकाउंट में लॉस या कम प्रॉफिट आएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट में मैनेजरियल रेमुनरेशन की लिमिट दे रखी है कि इससे ज़्यादा, यानी उसमें दे रखा है 11% ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं दिया जा सकता। फिर उसमें अलग अलग कंडीशन दे रखी है। होल टाइम डायरेक्टर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर्स है, वो सब 3%, 1%, 5%, वो सब हम देखेंगे जब ये चैप्टर देखेंगे। उसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में हम देखेंगे ओनली जनरल इंश्योरेंस और उसमें भी फायर इंश्योरेंस। उसमें 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। एक तो है आपका स्टॉक इंश्योरेंस, नेक्स्ट है कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस और थर्ड है कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस। लॉस ऑफ स्टॉक यानी जब आग लग जाती है तो शॉप में या कंपनी में, फैक्ट्री में जो माल होता है वही जलता है। तो कितना माल जला उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और बैलेंसिंग फिगर से डेट ऑफ फायर को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। वह आपका आ जाएगा कि उस डेट ऑफ फायर को आपका पास कितना स्टॉक था शॉप में जो जल गया, उसमें से हम लेस करेंगे साल्वेज स्टॉक। जितना हमने आग से बचा लिया वो स्टॉक लेस कर देंगे। फिर जो आएगा वो आएगा जितना आपको स्टॉक का लॉस हुआ है, उसकी हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करेंगे और उससे पैसे मिलेंगे वापस। तो ये एक तरह से क्षतिपूर्ति बीमा होता है। जितनी क्षति होगी उतनी ही पूर्ति होगी, चाहे से हमने ज़्यादा का इंश्योरेंस करा रखा हो। इसी प्रकार लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आग लगने के कारण कुछ पीरियड तक नॉर्मल बिजनेस नहीं हो सकता, उस पीरियड तक कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, तो इस कारण उसको प्रॉफिट का लॉस होगा और हम इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे। नेक्स्ट है होटल अकाउंटिंग एंड एग्रीकल्चर फार्म अकाउंटिंग, और फिर लास्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21 to 30। तो आज हम देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों आवश्यक हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। यदि हर इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगी तो सबका प्रॉफिट डिफरेंट होगा। कोई मैनिपुलेशन करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा भी दिखा सकता है, कोई लॉस दिखा सकता है और अकाउंट से मिसयूज़ कर सकता है। तो सभी में समरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पहले तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी और उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए। इसी प्रकार इंडिया में भी ICI
यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्होंने 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसकी स्थापना की थी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का निर्माण करता है। तो सीए इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कंपनीज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम में लिए जाएंगे वह सीए इंस्टीट्यूट इशू करती है। क्योंकि कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट बनाने पड़ते हैं और उनको यूनिफॉर्मिटी, सेम पॉलिसी यूज़ करें, सेम प्रिंसिपल्स यूज़ करें, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 30 तक है, तो हम वही देखेंगे। एक होता IFRS, वह भी अभी करंट में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम करेंगे केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे सिलेबस में ओनली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसलिए हम केवल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। पहले इनको बोलते थे AS1, AS2, AS3, AS4 ऐसा। उसके बाद IFRS आने के बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यह आने के बाद इंडिया ने भी उनको अडॉप्ट करने के लिए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के अकॉर्डिंग बनाने के लिए इंडस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, उनको उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। तो हम देख रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकंड है इन्वेंट्रीज, 7 है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इंडस AS 8 है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, AS है 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, AS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, AS 12 इनकम टैक्सेस, 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 17 लीज, 18 रेवेन्यू, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 20 accounting for government grants and disclosure of accounting government assistance, 21 the effects of changes in foreign exchange rates, 23 borrowing costs, 24 related party disclosures, 27 consolidated and separate financial statements, 28 investments in associates, 29 financial reporting in hyperinflationary economics and 31 interests in joint ventures। ये AS है। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, फिर जो हमारी बुक्स में दे रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो देखेंगे। तो ये सब इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI यह इशू करती है, जो कि कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है, उनको फॉलो करना कंपलसरी है, बाकी के लिए ऑप्शनल है। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए ऑप्शनल है, पर कंपनीज़ के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू में इशू करते हैं तो वह वॉलंटरी होता है, मतलब उसका नेचर रिकमेंडेटरी होता है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब शुरू में आए तो इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इनको रिकमेंडेटरी इन नेचर रखा था,
उसके बाद इन्होंने कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी इन नेचर कर दिया। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी है।